हेलो ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की कंप्लीट सिलेबस की। दोस्तों, जो भी बच्चा एपीएफसी एग्जाम को टारगेट कर रहा है और जिसने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, उसको कंप्लीट सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी सिलेबस को वो प्रिपेयर करके अगर एग्जाम में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आएगा। अगर हम बात करें कंप्लीट सिलेबस की, तो दोस्तों इसका आइडिया हमें कहां से मिलता है? इसका आइडिया हमें प्रीवियस नोटिफिकेशन से मिलता है, और प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो हमें कंप्लीट आइडिया देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे बेसिकली एपीएफसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो गाइड है जो हमारे पीवाईक्यू और सिलेबस हमें देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन में, क्योंकि यही दो हेडलाइट हैं जो हमें गाइड करती हैं कि हमें किस तरीके से और किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि सारे कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से जिनके ऊपर एपीएफसी एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और उनके बाद हम उन कंपोनेंट्स के डिटेल सिलेबस को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एपीएफसी एग्जाम में, तो लगभग 10-12 कंपोनेंट हैं। कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो आप में से काफी बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर यूनिक है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जनरल इंग्लिश हो गया, करंट इवेंट्स हो गए, ठीक है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, बेसिकली इंडियन कल्चर और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो मिक्स करके यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी और खासकर जो ट्रेंड्स है इंडियन इकोनॉमी में, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इंडस्ट्री रिलेशन एक पार्ट है, लेबर लॉ सेकंड पार्ट है। देन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, दोस्तों सिलेबस में मेंशन था ये 2012 की नोटिफिकेशन में, और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एज सच हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, बट क्योंकि सिलेबस में टॉपिक है तो हमारे लिए प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, अगेन एक बहुत डिफरेंट सा टॉपिक जो जनरली हमें एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता है, बट पॉपुलेशन हमारा एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है। डेवलपमेंट काफी एक ऐसा टॉपिक है जो काफी न्यूज में रहता है, भले हम एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात करें या फिर एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। देन इसका जो थर्ड पार्ट है ग्लोबलाइजेशन, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डीप में प्रिपेयर नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन करना जरूर है। उसके बाद गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला कंपोनेंट है। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पेपर में हमें एज सच क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसके, और डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा स्कोरिंग डोमेन है अगर आपने एक बार पढ़ रखा है। उसके बाद जनरल साइंस, यहाँ पर सिलेबस में जनरल साइंस था, लेकिन अगर आप 15 का पेपर देखें, 12 का पेपर देखें, तो वहां पर आपको टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैं सिलेबस आपको जनरल साइंस का बताऊंगा, वहां पर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपको टेक्नोलॉजी में कौन कौन से डोमेन्स को प्रिपेयर करना है। उसके बाद इंश्योरेंस, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, और बहुत टफ नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की है तो वहां पर वो सॉल्व करने वाला नहीं है उनको, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। देन सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज सच सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप पेपर देखें तो पेपर में सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स के ऊपर या फिर स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो हमें सिलेबस में देखने को नहीं मिलते 12 की नोटिफिकेशन या फिर 15 की नोटिफिकेशन में, लेकिन उनके क्वेश्चंस हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, जो कि बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट है, वो वहां पर है। एनवायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये जो पेपर है एपीएफसी का, एक बहुत ही कंप्लीट पेपर माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरियस डोमेन्स के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम डीप में घुसे तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज प्लस फ्रीडम मूवमेंट। तो यहाँ पर इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट का जो पूरा टॉपिक है, यहाँ पर एक कंपोनेंट हमारा बनेगा इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज का, और दूसरा कंपोनेंट हमारा बनेगा फ्रीडम मूवमेंट का। और फ्रीडम मूवमेंट आप लोग सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन है बेसिकली 1498 में वास्को डी गामा, और उसके बाद जो डिक्लाइन ऑफ मुगल है, यहाँ से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। हम बात करेंगे कौन सी यूरोपियन पावर कब आती है। उसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करना है कि जो 1757 के इवेंट्स हैं, 1764 की बैटल ऑफ बक्सर है, और कैसे ब्रिटिश का राइज होता है इंडिया में। उसके बाद हमें रिवोल्ट ऑफ 1857, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन जितनी भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, भले वो ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूवमेंट्स हो, और जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं इनका आर्य समाज, अगेन जितनी भी इंपॉर्टेंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है वो हमें सारी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि उनके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, और आईएनसी के फॉर्मेशन के बाद आपको जो इंपॉर्टेंट सेशंस है आईएनसी के,
भले ही वो 1907 की सूरत स्प्लिट हो या फिर 1891 का सेशन हो, 1890 का सेशन हो, कौन से पहले प्रेसिडेंट थे, कौन से पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ये सारी फैक्चुअल बातें आपको आईएनसी के बारे में पता होनी चाहिए। देन जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारी पूरी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका, वो है इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम 1908 टू 1947। दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक पीरियड है जहां पर हमें ना सिर्फ होम रूल लीग मूवमेंट देखने को मिलती है, बल्कि उसके साथ साथ हमें जो गांधीयन मूवमेंट्स है वो भी पढ़ने को मिलती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एज सच क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे हैं कि इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करिए। उसके बाद मेजर पर्सनैलिटीज, और यहाँ पर जैसे अंबेडकर की आपसे पूछ लेंगे कि जो पीएचडी की थीसिस थी उसकी वर्डिंग क्या थी या फिर उनके द्वारा बुक कौन सी लिखी गई थी। तो अगेन जितनी भी मेजर पर्सनैलिटीज हैं लाइक बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी या फिर बी.आर. अम्बेडकर और उनके बाद जवाहरलाल नेहरू, उन सबकी जो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है या फिर उनके जो न्यूज़पेपर हैं या फिर उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं 1757 से लेकर जो हमारा पूरा 20वीं सेंचुरी का पीरियड है मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल का, यहाँ पर हमें बहुत सारी छोटी छोटी अपराइजिंग्स देखने को मिलती हैं। सिविल अपराइजिंग अलग है, मिलिट्री अपराइजिंग अलग है, और उसके साथ साथ जो आपकी पीजेंट अपराइजिंग है वो भी है। तो उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं बात करूं कल्चर वाले पार्ट की, तो यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गए, पेंटिंग्स हो गई, डांसेस हो गए, म्यूजिक हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं। बट दोस्तों एक जो आपको एपीएससी के पेपर से पैटर्न देखने को मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन टॉपिक से हटकर भी हैं। भले ही सिलेबस में आपको लिखा गया है कि इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, लेकिन पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर हमें थोड़ी वर्ल्ड हिस्ट्री की झलक देखने को मिलती है, जहां पर हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की झलक देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वियतनाम वॉर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट गल्फ वॉर, वर्ल्ड वॉर 1। अब इन इवेंट्स को आप स्पेसिफिकली प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो आपकी मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट बन गई, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है वहां पर कि थोड़ी बहुत जो एंशिएंट हिस्ट्री की नॉलेज है या फिर मिडिवल हिस्ट्री की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम अगर यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है तो वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो थोड़ा सा हमें जो सिलेबस से हटकर जो मिसलेनियस पोर्शन है वो भी कवर करना पड़ेगा। एक अच्छा बच्चा अगर करके जाएगा, बट वहां पर ध्यान रखना है कि कॉस्ट बेनिफिट का रहे आपको ध्यान, कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो इसकी टाइम की इनमें, और क्योंकि एक या दो ही क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जहां पर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप थोड़े से कॉमन सेंस में अच्छे हो, आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज है और चीजों की भी, तो ये क्वेश्चन डुएबल है। तो कोशिश ये करिए कि पहले जो मेजर सिलेबस दिया हुआ है वो कवर करें, और उनके बाद जो एडिशनल टॉपिक है वो भी हम कवर करें। ठीक है, उसके अगर हम अगले कंपोनेंट में मूव करें वो है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और कई बार 7 से 8 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो इसमें हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं, और एक क्लियर हमारे पास सोर्स होता है जिसको हम एम लक्ष्मीकांत के नाम से जानते हैं, बाइबल कहते हैं उसको इंडियन पॉलिटी की। अगर कोई बच्चा वो प्रिपेयर करके जाए तो इसके क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद इन दी गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिन पर आपको ध्यान देना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, वहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स हैं, कि कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कौन कौन से फंक्शन किए, कब ड्राफ्ट आया, और उसके बाद आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक अगर पता है तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। पर एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। देन सेकंड टॉपिक है इंडियन यूनियन एंड इट्स सिटीजन। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बट अगर टाइम है, अगर जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो टॉपिक पढ़ के जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको इंडियन यूनियन के डिफरेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 to 4, और उसके अलावा जो सिटीजनशिप है इंडिया की, सिंगल सिटीजनशिप, उसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 to 11, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इंडियन पॉलिटी का, वो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, डीपीएसपीज हो गई, आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। देन सेंटर स्टेट रिलेशन, अगेन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। कमीशंस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, इमरजेंसी वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल पढ़ सकते हो, बट और ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगेन जो और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हैं। एग्जीक्यूटिव में अगेन प्रेसिडेंट की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेजिस्लेचर में इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर आपको 2 या 3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, जिनमें पार्लियामेंट्री बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड देन पार्लियामेंट्री की जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये 2 टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, राइट्स एंड ड्यूटीज अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये किसी भी बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जुडिशरी इन इंडिया, अगेन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें लगभग 20 से 22 बॉडीज पढ़नी पड़ती हैं।
लेकिन दोस्तों अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करो, अगर आप पीवाई क्विज के हिसाब से प्रिपरेशन करो, तो बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो इतना ही पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनमें से कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो अगर आपको इंडेक्स भी याद है ना, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटी की बात करी जाए तो यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जो पंचायत वाला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज, उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग प्रोविजंस। तो पॉलिटी एज सच आपके पास एक पर्टिकुलर सोर्स है जिसको आप फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हो। और पॉलिटी में क्वेश्चंस अगेन आपको ध्यान रखना है कि थोड़े एनालिटिकल आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि आपने रटा हुआ है और आप पेपर सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट ध्यान रखना पड़ेगा। आप एकदम रट्टा मार के अगर जाओगे तो क्वेश्चन में फंस सकते हो। तो कोशिश ये करिए कि 2-3 बार रिवाइज करें और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले सब्जेक्ट की, जो है जनरल साइंस। दोस्तों सिलेबस में जनरल साइंस है, लेकिन पेपर में हमें बेसिक साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और पेपर में हमें टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर बच्चे को जनरल साइंस प्रिपेयर करना है तो मेरे अकॉर्डिंग पहले उसको एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, क्लास 6ठी से लेकर क्लास की 10वीं तक की जो बेसिक एनसीईआरटीज है, और वहां पर बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स एंड बेसिक बायोलॉजी उसको प्रिपेयर करना चाहिए। और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, जैसे हमारी जो इंपॉर्टेंट स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो हेल्थ एंड डिजीज वाला टॉपिक है, इसमें बेसिकली हर जो वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उतनी ज्यादा नहीं होती है एनसीईआरटीज में। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जितनी भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें सुनने को मिलती है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है और काफी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देखेंगे वहां पर। तो यहाँ पर अगर पेपर की मैं बात करूं तो आपको एक बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो जनरल फिजिक्स का है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कि आपसे पूछा हुआ है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को गिवन हाइट से उठा रहे एक इंक्लाइंड प्लेन पे, तो रिडक्शन किस चीज की होगी, है ना, देयर इज अ रिडक्शन ऑफ। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपको सेम टाइम पर टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बिसाइड रेसिस्टेंस टू पेस्ट व्हाट आर द अदर प्रोस्पेक्ट फॉर व्हिच प्लांट्स हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड। तो जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन है ये। तो आपको ये डायरेक्शन दे रहा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जितनी भी न्यूज में रहती हैं, ठीक है, वो आपके दिमाग में पक्का होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंश्योरेंस टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी के अगर हम पेपर देखें 2012 या 15 या 4 या 6 वाला, जब भी एपीएफसी का पेपर हुआ है, तो क्वेश्चंस के जो डायमेंशंस है वो बहुत पक्के हमें देखने को मिलते हैं। बट कई बार जो लेवल है वो आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। कई बार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है और कई बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन डायमेंशन कौन कौन सी है कि मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जहाँ पर जीडीपी जीएनपी के बारे में पूछा हुआ है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो काफी एक बेसिक माने जाते हैं इकोनॉमी के सब्जेक्ट के लिए, लेकिन पता होने बहुत जरूरी है, तो वो आपने यहाँ से कवर करना है। देन मॉनेटरी पॉलिसी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फिस्कल पॉलिसी, जहां पर हम बजट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, रेवेन्यू साइड, है ना, और जो आपके उसके डिफरेंट आगे क्लासिफिकेशन है कि कौन सा इनमें से रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट है, और वो सारी जितनी भी बातें हैं इकोनॉमी की, फिस्कल पॉलिसी की खासकर, उनके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो वो अगर आप प्रिपेयर करके रखेंगे तो अगेन स्कोरिंग एरिया है। देन इन्फ्लेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, एंड डिफरेंट जो आपके इन्फ्लेशन के मेजरिंग के टेक्निक्स हैं जैसे WPI, CPI, उनके बारे में इंफॉर्मेशन। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और डिफरेंट जो टर्म्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। देन इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग अगेन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और खासकर 5 ईयर प्लान में कौन से प्लान में कौन सी नई चीज हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल 11th 5 ईयर प्लान में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट देखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट अभी हमारे प्लान्स बंद हो गए, तो नीति आयोग की अगर कोई रिपोर्ट है या फिर कोई सजेशन है वो हमें थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। तो डायनेमिक सब्जेक्ट है हमारा इंडियन इकोनॉमी, तो सिलेबस के हिसाब से हम इसको प्रिपेयर करेंगे, और कहीं ना कहीं जो चीज करंट अफेयर में चल रही है वो हमें हाईलाइट करती रहेगी कि स्टैटिक इकोनॉमी में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अगेन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, RCP हो गई, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उनके रिगार्डिंग टर्म्स हो गए, वो हमें बेसिक नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, जो भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी टाइम टू टाइम आई है उसके बारे में अपडेट। एक टॉपिक और है जो हमें जनरली हम कवर नहीं करते हैं बट एपीएससी के लिए हमें कवर करना पड़ेगा, वो है इंश्योरेंस टॉपिक। दोस्तों यहाँ पर हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बेसिक कंसेप्ट है रिगार्डिंग द इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, प्रिंसिपल क्या है इंश्योरेंस के पीछे। देन व्हाट इज द थ्योरी ऑफ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया,
कि इंडिया में इंश्योरेंस की शुरुआत कब होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस पर्टिकुलर टाइप के इंश्योरेंस को कवर करती है, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस, ठीक है। और फाइनली बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स जो कि इंश्योरेंस वाले टॉपिक से रिलेट करती हैं। जैसे अगर आप 2015-16 का पेपर देखें तो वहां पर इकोनॉमी में जैसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है और बैंक का इंश्योरेंस के बारे में पूछा हुआ है। अब ये टर्म है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। टफ क्वेश्चन नहीं है, अगेन अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपने इंश्योरेंस नहीं पढ़ी है तो आपके माइंड में ये रहेगा कि यार मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, क्या पता मैं गलत ना कर दूं। तो अगर उस चीज को आपने कवर करना है, अगर आपने वो जो आपके फियर है उसको हटाना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। दोस्तों ये सिलेबस बताने का एक ही एम है कि अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं तो आप इस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें ताकि आप एग्जाम की पूरी रिक्वायरमेंट को मीट कर जाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्टैट की अगर हम बात करें तो जनरल मेंटल एलिमेंट्री जो मैथ है आपका उसको कवर करता है। देन नंबर सिस्टम, LCM HCF, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड स्ट्रीम, पाइप सिस्टम, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी हैं एंड DI के क्वेश्चन भी हैं। तो अगर ये बेसिक डायमेंशन आपकी कवर है तो जो 20 से 22 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम दी जनरल मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों टाइम आपके पास ज्यादा नहीं होता, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो स्पीड यहाँ पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो बच्चा ये सब्जेक्ट प्रिपेयर करेगा उसको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस काफी होनी चाहिए। उसके बाद स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट का अच्छा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है और वहां पर आपको याद रखना है कि सिर्फ फॉर्मूले याद करने से काम नहीं चलेगा, उनकी एप्लीकेशन भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक्स ऑफ स्टेट की डाटा कलेक्शन कैसे होती है, डिफरेंट टर्म्स कौन सी हैं, देन सैम्पलिंग मेथड, देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन, मोड एंड देन डिस्पर्शन वगैरह के बारे में जो इतने भी कंसेप्ट हैं वो हमें कवर करने होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं अगेन आपको इसलिए वार्न कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। वहां पर उन्होंने एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015-16 में, तो अगर आपने वो कवर करना है, इसको अगर सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं आपको जो सेंट्रल टेंडेंसी है या फिर जो डिफरेंट टर्म्स है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, उनके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो जनरल इंग्लिश में जो हमारा बेसिक इंग्लिश वाला पार्ट है, जैसे जितनी भी हमारी ग्रामेटिकल वाला पार्ट है, वोकेबलरी वाला पार्ट है, रीडिंग कंप्रेhension वाला पार्ट है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस, देन रीडिंग कंप्रेhension, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनके क्वेश्चन हमें पक्का देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जनरल इंग्लिश में जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगेन दोस्तों मैं बार बार इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्कोरिंग है, आप बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करके एक डॉक्यूमेंट रीड करके इन पे अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन भी एक है। जैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की जो बेसिक टर्म्स होती है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक हैं आपको एक सिंगल PDF हम प्रोवाइड करते हैं कोर्स में, वो आपको कवर करवा देगी और आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि जैसे स्पैम इन अ सिस्टम, ईमेल क्या है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर किसी को पता है, अगर नहीं पता है, पढ़ा नहीं हुआ है, तो पेपर में आप अटेम्प्ट करते रहें, पक्का आपके हाथ कांपेंगे, आपको डर लगेगा। आगे बढ़े, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। दोस्तों ये एक अगेन ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बच्चा बहुत डरता है, उसको लगता है कि यार बहुत ही कॉमर्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मेरे लिए प्रिपेयर करना डिफिकल्ट है शायद, और ये कॉमर्स वाले बच्चे के लिए काफी इजी है। लेकिन अगर हम पेपर की रिक्वायरमेंट देखें तो उसको डरना नहीं है, आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बेसिक अकाउंटेंसी का लेवल है और एक सिंपल अगर आप डॉक्यूमेंट फॉलो करो या फिर एक अच्छी वीडियो देखो तो आप इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है इसमें पहले तो बेसिक अकाउंटेंसी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे जो क्रेडिट एंड डेबिट वाला पूरा एक साइकिल बनाते हैं, शीट बनाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, पहले हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे एंड देन इसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आपको पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसकी जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है तो थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। बट अगेन अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पेपर में वही बच्चा सिलेक्ट होता है जो सिंपल क्वेश्चन गलत ना करे और टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट्स इशू, अकाउंटिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, अवॉइड कर सकते हैं। बट पहले आपको अगर ये पता है तो ये आपको कवर करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है रिगार्डिंग फॉर इन्वेंट्री, फॉर रेवेन्यू, फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगेन पढ़ना जरूरी है।
बट याद रखिए कि जो ये कंपोनेंट है, इसके साथ जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये वाले हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में आप बिल्कुल एक इजी वे से चलिए, पहले ये वाला कंपोनेंट कवर करिए, आपकी एक बार थ्योरी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये टफ नहीं है, बस आपने पढ़ी नहीं हुई है। और अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी था, मैं इसको कवर कर सकता था। तो मैं टॉपिक आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप शुरुआत करें, और मैं सीक्वेंस आपको तभी बता रहा हूँ कि एक अच्छे फ्लो के साथ आप शुरुआत करें, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगले सब्जेक्ट की, जो है इंडस्ट्री रिलेशन एंड लेबर लॉ, दोस्तों अगेन इंडस्ट्री रिलेशन में आपसे थ्योरी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई, ठीक है, उस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी आता है, और जो आपकी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिगार्डिंग इंडस्ट्री रिलेशन, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि लेबर की सिक्योरिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन है, ट्रेड यूनियन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल डीपीएसपी में हमारे बहुत सारे सोशलिस्टिक आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 42 हो गया, आर्टिकल 43 हो गया, तो वो आपको पता होने चाहिए कि वो आर्टिकल क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि पार्टिसिपेशन ऑफ द लेबर इनटू द मैनेजमेंट, अगर हम बात करें आर्टिकल 43 बी की, तो वो आपको अगर पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो प्लीज पढ़िएगा। तो यहाँ पर थ्योरी में ओवरव्यू, इंडियन लेबर फोर्स, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंटरनल जो इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं और उनको उनका सॉल्यूशन कैसे होता है, सेटलमेंट कैसे होता है, वो हमें पढ़ना है। लेबर वेलफेयर एंड वेजेस, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जो आपके हेल्थ एंड पॉलिसीज के रिगार्डिंग टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। बट इंडस्ट्रियल रिलेशन एज अ होल अगर आप देखें तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं लेबर लॉस की बात करूं दोस्तों, तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। लेबर लॉस में ऐसा हमारे पास कुछ टोटल 9 लॉज हैं, बट इनमें से भी जो 5 लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम अपने कोर्स की बात करें तो हमने तो 9 के 9 कवर किए हैं, बट हमने जो बच्चों को रिकमेंड किया कि पहले 5 जो एक्ट हैं जो आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं, वो कौन से हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ऑफ 1946। दोस्तों ये एक्ट की प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेबर से रिलेट करते हैं, एम्प्लॉय से रिलेट करते हैं, तो ये एक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो आपसे द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडस्ट्रियल रिलेशन पूछा हुआ, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपसे मेन ऑब्जेक्टिव पूछ लिया है मिनिमम वेज एक्ट का। तो अगेन अगर आपने थोड़ा सा भी मिनिमम वेज एक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं है, फ्री के मार्क्स है, फ्री है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्ट जो है सोशल सिक्योरिटी, तो दोस्तों सिलेबस में एज सच सोशल सिक्योरिटी वर्ड नहीं है, बट पेपर में क्वेश्चंस आए हैं सोशल सिक्योरिटी से। और सोशल सिक्योरिटी में भी बेसिक 2 डायमेंशन है, एक है सोशल सिक्योरिटी एक्ट जिसमें जनरली ईपीएफओ का बहुत बड़ा रोल होता है, और क्योंकि ईपीएफओ का ही एग्जाम है एपीएफसी, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अगर आप एपीएफसी पोस्ट पे सर्व करने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और उनके अलावा जो सेकंड पार्ट है सोशल सिक्योरिटी में वो है स्कीम्स। अगेन स्कीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, चिल्ड्रन हो गए, एल्डरली हो गए, वनरेबल पीपल हो गए, वुमेन टाइप, या फिर आपके दिव्यांग हो गए, उनके रिगार्डिंग जो स्कीम्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है जो ईपीएफओ ही मेंटेन करता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है 1972, और उसके अलावा जो डिफरेंट स्कीम्स हैं खासकर रिटायरमेंट स्कीम्स, अगेन ईपीएफओ का रूल आता है, देन नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम, और प्लस जो और स्कीम्स हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ वल्नरेबल कैटेगरी पीपल, वो हमें कवर करनी है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम एम्स टू हेल्प बिल्ड और अपग्रेड डिवेलिंग यूनिट ऑफ बिलो पॉवर्टी रूरल फैमिलीज, आपसे पूछा है कि वो प्रोग्राम कौन सा है। तो यहाँ पर जब हम एक बार सारे कंपोनेंट देख लेते हैं तो हमें 1-2 टॉपिक और देखने को मिलते हैं, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स हैं, पॉपुलेशन में थोड़ा सेंसस का डाटा आपको कवर करना है, डेवलपमेंट में आपको एसडीजीज के बारे में पढ़ना है, एमडीजीज के बारे में पढ़ना है, एसडीआई के बारे में पढ़ना है, और डिफरेंट डेवलपमेंट इंडिकेटर जो है उनके बारे में पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन में आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, 1991 में कैसे आई, इंडिया में इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, पॉजिटिव नेगेटिव्स, और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वहां पर आपकी ज्योग्राफी के टॉपिक्स आते हैं बेसिकली, और एनवायरनमेंट के टॉपिक आते हैं, वो भी आप कवर कर सकते हैं अगर आपने बेसिक तैयारी एक बार एनसीईआरटी की कर रखी है। और यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है करंट इवेंट। दोस्तों करंट इवेंट्स में आपको ध्यान रखना है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें एक बार तो, और जो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट की मैगजीन है,
फॉर एग्जाम्पल हम अपनी मैगजीन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको अगर रीड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम के हिसाब से करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको उसमें फिर दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये था एक पूरा एनालिसिस जहां पर मैंने आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके सिलेबस बताए। अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट एक ऐसा कोर्स परचेज कर रहे हैं जहां पर इसी तरीके से पूरा सिलेबस कवर किया गया है, तो वी हैव लॉन्च्ड अ मास्टर कोर्स फॉर द ईपीएफओ ईपीएफसी एग्जाम। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आए, कोई भी इशू आए, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप कॉल करिए 8146207241 पर, या आप एक मेल ड्रॉप करिए hello@edutech.co.in पर। वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी और आपकी जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोटिफिकेशन आती रहेगी, लेकिन हमारी तैयारी अगर ढीली रही तो कहीं ना कहीं हम इस एग्जाम में पीछे रह सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली देन टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।